पश्चिम बंगाल में टीएमसी से बगावत करने वाले 20 सांसदों का साथ केंद्र सरकार के लिए परिसीमन विधेयक पास कराने के लिहाज से काफी अहम है। लेकिन इस समय बंगाल में जिस नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है तस्लीमा नसरीन। बांग्लादेशी मूल की लेखिका तस्लीमा नसरीन के बंगाल लौटने को लेकर कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं। वो धमकी दे रहे हैं कि अगर तस्लीमा बंगाल लौटी तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा, हिंसा भड़क जाएगी। मित्रों, इस धमकी के पीछे समान नागरिक अधिकारों के दमन की सोच है। ये वो सोच है जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में दूसरे के विचारों को जगह नहीं देना चाहती। अब पूरी खबर समझिए। प्रसिद्ध लेखिका तस्लीमा नसरीन 1 अगस्त को कोलकाता में एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। कोलकाता के रविंद्र सदन में कट्टरपंथ के विरोध में आयोजित इस कार्यक्रम में तस्लीमा नसरीन की उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम का आयोजन सेकुलर मिशन और HRBFF ने किया है। आयोजकों का कहना है कि कट्टरवाद के खिलाफ उनकी लंबी लड़ाई और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके संघर्ष के सम्मान में उन्हें आमंत्रित किया गया है। तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस कार्यक्रम की जानकारी शेयर की। बताया गया कि वो इसमें उन्होंने शिरकत करेंगी। मित्रों, जानते हैं करीब 18 साल 8 महीने और 10 दिन बाद तस्लीमा नसरीन कोलकाता जा रही हैं। वो भारत में रहती हैं और सरकार ने उनके कोलकाता जाने पर कोई रोक भी नहीं लगाई है। फिर भी 2007 के बाद दिल्ली से कोलकाता तक पहुंचने में तस्लीमा नसरीन को लगभग 19 साल का समय लग गया। सोचिए, एक विश्व प्रसिद्ध लेखिका और बांग्ला संस्कृति से जुड़ी एक प्रतिष्ठित शख्सियत को बांग्ला संस्कृति के केंद्र कोलकाता से दूर क्यों रखा गया? 2007 के बाद वो कोलकाता क्यों नहीं गई? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसे समझने के लिए तस्लीमा नसरीन को लेकर एक विशेष नजरिया रखने वाले कुछ लोगों के बयान सुन लीजिए। इनके बयान और इनमें बोले गए हर शब्द को बहुत गौर से सुनिएगा। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाले लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि तस्लीमा नसरीन को 19 साल के बाद कोलकाता की जमीन पर लाने का तात्पर्य क्या है, क्या मतलब है, सरकार क्या कराना चाहती है, क्या हिंदुस्तान के अंदर गृह युद्ध कराना चाहती है? 19 साल बाद तस्लीमा नसरीन को भारत बुलाने का मकसद ये है कि मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मारना। ऐसे लोगों का स्वागत करना, ऐसे लोगों का सम्मान करना एक नए विवाद को जन्म देगा। और ये वो लोग हैं जो धर्म के खिलाफ लिखते हैं, तो ऐसे लोगों का सम्मान कतई नहीं करना चाहिए। देश में लोग उन्माद फैलाने के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे, जो कि कलकत्ता में एक तस्लीमा नसरीन की कार्यक्रम को रखा गया है, जिसका कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया पूरी तरह से विरोध करता है। जो देश की ऐसी गतिविधियों में शामिल रही हो जो मुस्लिम विरोधी हो और देश को तोड़ने की बात करती हो, तो भाजपा सरकार को ऐसे लोगों को ला करके क्या मिल रहा है, ये भी सोचने का विषय है। शब्द सुने आपने, गृह युद्ध, मुसलमानों के मुंह पर तमाचा, उन्माद फैलाने वाला कार्यक्रम, मुस्लिम विरोधी ताकतें। सोचिए, क्या एक लेखिका के किसी कार्यक्रम में शामिल होने से भारत में गृह युद्ध हो जाएगा? क्या कट्टरपंथ के खिलाफ अपने संघर्ष की कहानी बयान करने और कविता पाठ से उन्माद फैल जाएगा? मित्रों, आप समझ सकते हैं कि ऐसे कहने वालों की सोच में कट्टरपंथ, विद्वेष और असहिष्णुता का जहर कितनी गहराई तक भरा हुआ है। ये वही लोग हैं जिन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिए तो कबूल हैं, उनसे इन्हें विशेष प्रेम है, लेकिन इनकी विचारधारा को नहीं मानने वाली लेखिका कबूल नहीं है। हमने आपको बताया था कि तस्लीमा नसरीन करीब 19 वर्षों तक बंगाल से दूर रही। इसकी वजह यही विद्वेष से भरी सोच है। सोचिए, इन लोगों के दिलो दिमाग में एक स्वतंत्र लेखिका के लिए कितना विष भरा हुआ है। जिस लेखिका को यूरोपीय संसद का सबसे प्रसिद्ध सखाराव पुरस्कार मिल चुका है, जिसे फ्रांस सरकार के मानवाधिकार पुरस्कार मिला है, जिन्हें फेमिनिस्ट ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा गया हो, जिन्हें यूनेस्को ने सहिष्णुता और अहिंसा के प्रचार के लिए सम्मानित किया हो, ऐसी सम्मानित शख्सियत का विरोध भला कोई क्यों ही करेगा? लेकिन तस्लीमा नसरीन का विरोध हो रहा है। कुछ कट्टरपंथी ऐसा कर रहे हैं। महिलाओं के अधिकार और बांग्ला संस्कृति की बात कहने वाली एक लेखिका का विरोध क्यों हो रहा है? क्यों गृह युद्ध तक की धमकी दी जा रही है? अब इसे समझ लेते हैं। मित्रों, महान रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने कहा है कि लेखक समाज का आईना होते हैं। आईना तोड़ने से
हकीकत नहीं बदलती है। तस्लीमा का विरोध करने कट्टरपंथी सच दिखाने वाले इसी आईने को तोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी आईने में कट्टरपंथ का सबसे बदसूरत चेहरा दिखाई देता है। बतौर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने अपनी किताबों में कट्टरपंथ का सच बयान किया। मित्रों, 1993 में तस्लीमा नसरीन की पुस्तक लज्जा प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने एक हिंदू परिवार की कहानी के जरिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के अत्याचारों का वर्णन किया था। इससे नाराज कट्टरपंथियों ने इतना हंगामा किया कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। तस्लीमा नसरीन ने इस्लामिक सांस्कृतिक रूढ़िवाद का विरोध किया। उन्होंने इस्लाम के रूढ़िवादी दृष्टिकोण को महिलाओं के दमन का प्रमुख कारण बताया। इससे नाराज कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। 2003 में उनकी आत्मकथा द्विखंडितों के प्रकाशित होने के बाद भारत में भी कट्टरपंथियों ने भारी विरोध किया। उनकी किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी और हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उन पर हमला भी किया गया। 1994 में कट्टरपंथियों के विरोध और जान से मारने की धमकियों के बीच तस्लीमा नसरीन को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो करीब 10 वर्षों तक स्वीडन, यूरोप के अन्य देशों और अमेरिका में रही। 2004 में वो भारत आई। बांग्ला भाषा और संस्कृति से अपने गहरे लगाव के कारण उन्होंने कोलकाता को अपना ठिकाना बनाया, लेकिन कट्टरपंथियों ने ऐसा उग्र विरोध किया कि 2007 में उन्हें अपना प्रिय शहर कोलकाता भी छोड़ना पड़ा। तब से लेकर आज तक वो कोलकाता नहीं गई। वजह आप समझ सकते हैं। इससे पहले कि पश्चिम बंगाल की सरकार एक विशेष उद्देश्य से कट्टरपंथियों को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए तस्लीमा नसरीन को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल सकी और उन्हें कोलकाता छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो दिल्ली और अन्य शहरों में कड़ी सुरक्षा के बीच रही। इस तरह कट्टरपंथियों के विरोध में उनकी अभिव्यक्ति और सार्वजनिक उपस्थिति को सीमित कर दिया गया। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने कहा है कि जो समाज अपने विचारकों और लेखकों को चुप कराता है वो अपने खुद के भविष्य को अंधकार में धकेलता है। कट्टरपंथियों ने यही किया, पूरे बंगाल के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में बदलाव हुआ है। करीब 19 साल बाद तस्लीमा नसरीन कोलकाता जा रही हैं। वैचारिक विविधता का समर्थन करने वाले कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार सबको है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। उनका किताब लेकर जो सच बात वो लिखे हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया लेफ्ट गवर्नमेंट, उनको यहाँ से भेज दिया गया था। और टीएमसी गवर्नमेंट में तो हर धर्म के लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया गया कि हिंदू की मुसलमान। आज माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी का गवर्नमेंट में आज तस्लीमा जी आ रहे 1 तारीख को, ये हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है। तस्लीमा नसरीन का साथ जो बेइंसाफी हुआ है उसको इंसाफ दिलाना है। ये तो हम लोग का फ्रीडम है, ये हम लोग का इज्जत है, ये बंगाली का अस्मिता है। मित्रों, समझिए ये एक लेखिका का विरोध नहीं है, ये कट्टरपंथियों का वैचारिक पाखंड है। कट्टरपंथी हर उस आवाज को दबाना चाहते हैं जो उनके पाखंड को आईना दिखाती है। जब तक कट्टरपंथियों का वर्चस्व रहा उन्होंने पश्चिम बंगाल में सच बयान करने वाली हर आवाज को दबाया। लेकिन अब पश्चिम बंगाल बदल चुका है। कट्टरपंथियों का पाखंड से पर्दा हट गया है। इसलिए 19 साल बाद तस्लीमा नसरीन कोलकाता पहुंच रही हैं। उनका कार्यक्रम हो रहा है। ये उनके लिए अपने सांस्कृतिक घर वापसी लौटने जैसा है। तस्लीमा नसरीन कोलकाता वापस लौट रही हैं तो पश्चिम बंगाल सरकार भी सिस्टम से कट्टरपंथ की विदाई कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वो अपील वापस ले ली है जो राज्य में ओबीसी सूची में शामिल 77 समुदायों का ओबीसी दर्जा रद्द किए जाने के खिलाफ दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने 2024 में राज्य सरकार के आदेश को रद्द किया था। 2010 से 2012 के दौरान 77 समुदायों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के आदेश को रद्द कर दिया गया था। जिन 77 जातियों को ओबीसी लिस्ट से बाहर किया गया था उसमें से 75 मुस्लिम समुदाय से थी। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस लेने का फैसला किया। यानी पहले बिना सर्वे के जिन 77 जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया गया था उन्हें अब ओबीसी का दर्जा नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, इसमें 75 जातियां मुस्लिम समुदाय की थी। समझिए, सियासी तुष्टीकरण के लिए लिया गया यह फैसला अब पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की सरकार सिर्फ नैतिक भ्रष्टाचार ही नहीं, पश्चिम बंगाल में हुए आर्थिक भ्रष्टाचार को लेकर भी गंभीर है। सरकार ने 2011 से मई 2026 के बीच कथित संस्थागत भ्रष्टाचार और धांधली की जांच के लिए एक आयोग बनाया है। इस आयोग की अध्यक्षता कोलकाता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस विश्वजीत बोस करेंगे। आयोग शिक्षा, खाद्य और आपूर्ति,
राहत और आपदा प्रबंधन, नगर निकाय, पंचायत, आवास जैसे विभागों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगा।